वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोग का आज सेट नंबर 14 देखेंगे। ये सेट आपको जीएस एंड जी के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में शामिल किए गए हैं, जो कि आपको बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का होने वाला है और बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा क्या द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। ये कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल जो है 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। श्रीलंका और मेडागास्कर ये दोनों आपको हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में है। ठीक है, श्रीलंका जो भारत के नीचे आपको देख सकते हैं, जो ये भारत का द्वीप, भारत के ये दक्षिणी पूर्व द्वीप ये श्रीलंका है। जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट पर है, जो कि हिंद महासागर में है। और न्यूजीलैंड ये आपको प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? यहां पूछ रहा है क्या असत्य है। ऑप्शन ए है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन बी है कार्यकाल 8 वर्ष, ऑप्शन सी है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन डी है महाभियोग से हटाया जा सकता है। ये आपको क्या दिया? 35 वर्ष। ये योग्यता के बारे में दिया है। योग्यता किसका? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो योग्यता है उसके बारे में। ये किस अनुच्छेद में है? योग्यता आपको अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 57 में कहा है। 57 में है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में। संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ये जो कथन दिया है 8 वर्ष, ये गलत है। सही उत्तर होगा 5 वर्ष होता है कार्यकाल किसका? राष्ट्रपति का। चुनाव लड़ने की जो योग्यता होती है वो आपको अनुच्छेद 58 में है। क्या योग्यता होती है? उनकी उम्र 35 वर्ष हो, वो एक लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, उसके अलावा वो भारत के नागरिक हों, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये आपको अनुच्छेद 58 में कहा गया। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन से संबंधित योग्यता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन संबंधी जो योग्यता है वो अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 में चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है वो कहा गया, जिसमें कि उनकी आयु 35 वर्ष हो, भारत के नागरिक हो, वो एक लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, उसके अलावा कोई लाभ के पद पर न हो। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये कथन सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उनका कार्यकाल, ये जो है गलत कथन है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये जो दिलवारा का जैन मंदिर है कहाँ? ये आपको राजस्थान के जो माउंट आबू है, आबू पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कराया गया था। कौन किया था इसका निर्माण? विमल शाह ने किया था। चालुक्यों का एक सामंत है विमल शाह। कौन था ये? विमल शाह चालुक्यों का एक सामंत थे जिन्होंने निर्माण कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चालुक्यों ने। चंदेलों ने क्या कराया था? खजुराहो का मंदिर। जो एमपी में जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था। जो ये दिलवारा का मंदिर है, ये किससे बना? ये श्वेत संगमरमर से निर्मित है। विमल शाह जो कि चालुक्यों का सामंत था, किसके? चालुक्यों के शासक थे भीम प्रथम का ये सामंत था। भीम प्रथम जो शासक था उसके सामंत थे विमल शाह। उन्होंने ही निर्माण कराया था। चोलों ने क्या कराया था? चोलों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने कराया था। इसके अलावा गंगटोचोलुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भी इन्होंने कराया था। दारासुरम जगह है, दारासुरम का एतेश्वर मंदिर का निर्माण चोलों ने कराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चालुक्यों ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम कह रहा है, प्रथम एवं आखिरी। प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्योंकि ये प्रथम भारतीय थे और लास्ट भारतीय थे जो गवर्नर जनरल थे। इसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया था। ये कौन था? सी राजगोपालाचारी। हीरालाल कन्या, ये कौन थे? प्रथम न्यायाधीश। जनरल करियप्पा, कमांडर इन चीफ। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा प्रथम कमांडर इन चीफ थे। हीरालाल कानिया ये आपको प्रथम न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
ठीक है। और एम एन राय ये इन्होंने जन योजना 1945 में बनाई थी। जन योजना कब बनाए थे? 1945 में, 1945 में प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो माउंट बेटन होगा, लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन, जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। और भारतीय पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जो अपने पद की शपथ लेते हैं उनको यह शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को उनकी कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको शपथ दिलाता है। ये आपको जो शपथ है संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री विधायक दल का नेता होता है और वास्तविक कार्यपालिका होता है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी ये आपको संसद के दोनों सदनों में के कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। भारत सरकार का पक्ष किसी भी सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में रख सकता है। महाधिवक्ता ये आपको अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड माउंटबेटन ये कब आए थे? ये आपको 1947 में आए थे, जब भारत आज़ाद होने वाला था तब आए थे। कब से कब तक थे? ये आपको 1947 से 1948 तक। ये फरवरी में आए थे 1947 से 1948 तक रहे, 1948 तक। इनके समय ही भारत को आज़ादी मिली थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इनके कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन ये आपको 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय। कब से? 1899 से 1905 तक। इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। इनके समय में दोहरी जो शासन व्यवस्था थी इसको समाप्त नहीं की गई थी।
लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब आए थे? ये 1856 में। इनके समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके तहत जो भारत में कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके यहाँ का शासन व्यवस्था को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कर दिया गया, महारानी के अंतर्गत किया गया, जिसके कारण दोहरी जो शासन नीति थी उसको समाप्त कर दी गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। जो 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसको 1858 में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ये 1880 में आए थे, 1880 में 1884 तक थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, ऑप्शन बी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन डी है श्री अरविंद कुमार। राजीव महर्षि जो हैं ये आपको 13वें CAG थे। क्या है आप 13वें CAG। अभी वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र में ऑडिटर चीफ है, ऑडिटर के चीफ हैं। संयुक्त राष्ट्र में क्या है? संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनको अभी वर्तमान में क्या है? CVC है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी अश्वनी वैष्णव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC हैं, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार परियोजना है ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। पेरियार नदी कहाँ है? ये केरल की महत्वपूर्ण नदी है और सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। कर्नाटक में कौन कौन सा है? कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना चलती है, मेट्टूर परियोजना। इसके अलावा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना चल रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल में कौन से है? पेरियार परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। जो बटरफ्लाई शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है घुड़दौड़ से, ऑप्शन सी है तैराकी से, ऑप्शन डी है निशानेबाजी से। बटरफ्लाई मतलब तितली की तरह, ये आपसे संबंधित है तैराकी से। क्रिकेट से क्या संबंधित है? चाइना मैन, गुगली,
बैकवर्ड पॉइंट, ले, LBW, ETC। किससे, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से। तैराक, विश्व प्रसिद्ध तैराक कौन है? माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स, ये आपको विश्व प्रसिद्ध तैराक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है प्रति वर्ष? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना दिवस, ऑप्शन सी है पृथ्वी दिवस, ऑप्शन डी है भारतीय थल सेना दिवस। जो थल सेना दिवस मनाया जाता है ये आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। भारतीय नौसेना दिवस, जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है वो आपको देखिए भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और भारतीय वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए है मीराबाई से, ऑप्शन बी है हजरत महल से, ऑप्शन सी है जीजाबाई से, ऑप्शन डी है चांद बीबी से। शिवाजी जो थे ये सर्वाधिक अपने माता से प्रभावित थे। माता से, इनकी माता कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई से प्रभावित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीजाबाई से। इनके समय में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें कि पेशवा सबसे प्रमुख होता था। पेशवा जो हजरत महल है ये 1857 में लखनऊ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व की थी। चांद बीबी अकबर के समय विरोध किया था। अकबर के समय विद्रोह की थी और विद्रोह में मारी गई थी। और मीराबाई ये मेरात की राजकुमारी थी। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीजाबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। जो पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य का मनोरंजन के लिए कौन से साधन थे? ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है जुआ, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल में आपको मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? आग का। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अब पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये आपको नव पाषाण काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिकार। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? यहाँ कह रहा है नहीं शामिल था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये आपको 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? कांग्रेस ने। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में।
इसी में उन्होंने महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंजवाला नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के थे, ये तीनों इसमें शामिल थे। लेकिन बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश है उसका संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सल्तनत युग के बाद, काल के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी? इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना कब की थी? 1451 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। जो इब्राहिम लोधी है ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था जिसे 1526 के पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा को बसाया था। क्या सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तरांचल में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है हरियाणा में। देखिए यहाँ पूछ रहा है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये कहाँ है? इज्जतनगर में। इज्जतनगर में। इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। बरेली जिला में। बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे राष्ट्रीय बकरी अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ये आपको हिसार में है। हिसार, हरियाणा। इसके अलावा आपको बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मखदूम, उत्तर प्रदेश। मखदूम में है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मखदूम, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको यह चमड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चमड़ा ये कहाँ है? चेन्नई। डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये आपको करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? जो सर्दी का मौसम होता है उसमें तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है?
ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन डी है उत्तर एशिया मानसून से। उत्तर एशिया मानसून से देखिए, ये जो इधर से जो मानसून जाता है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पश्चिम, ये उत्तर। तो कह रहा है उत्तर पश्चिम मानसून से। ये उत्तर पश्चिमी मानसून को क्या बुलाता है? पश्चिमी विक्षोभ भी बुलाता है, पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है ये आपको उत्तरी भाग में होती है, इस साइड में होती है। भूमध्य सागर से जो पवनें चलती हैं, वहाँ से जो आर्द्रता लेकर चलती हैं ठंड मौसम में, वो आपको सर्दियों में उत्तरी मैदानों में बारिश करती है, वो पश्चिमी विक्षोभ है। लेकिन यहाँ का तमिलनाडु में देखिए, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा करती है, और जब लौटती है तो उत्तर पूर्व साइड से लौटती है, उत्तर पूर्व से। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों से टकराकर वो आपको तमिलनाडु में वर्षा करती है। कब करती है? जाड़ों के मौसम में। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व मानसून से, जिसे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व मानसून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिम्बाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मिम्बाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपको चेन्नई में, चेन्नई अर्थात तमिलनाडु राज्य में। दिल्ली में कौन है? इंदिरा गांधी। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसे दमदम हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु के चेन्नई में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे मिम्बाकम हवाई अड्डा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन ए है फिरदौसी ने, ऑप्शन बी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी है बराहमिहिर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फिरदौसी ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है इसको किसने लिखा था? ये लिखे थे बाणभट्ट। इसका सही आंसर है बाणभट्ट। इन्होंने और पुस्तक लिखी थी जैसे हर्षचरित। जो बाणभट्ट हैं वो आपको हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध राष्ट्र कवि, मतलब दरबारी कवि थे। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी कादम्बरी। जो बराहमिहिर है ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री कौन? बराहमिहिर गुप्त काल के खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने लिखा था बृहत संहिता। क्या लिखा है? बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखा? बराहमिहिर ने। इसके अलावा इन्होंने लिखा है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका भी पुस्तक इन्हीं की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने
हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1591 में। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था। मोहम्मद आदिल शाह, जो मोहम्मद आदिल शाह हैं, इनके मकबरा को, जो बीजापुर के, ये क्या थे, बीजापुर के, इनके मकबरा को, इनका जो मकबरा है उसको गोल गुम्बद बोला जाता है, गोल गुम्बद। ये आपको बीजापुर के जो शासक थे मोहम्मद आदिल शाह, उनके मकबरे को गोल गुम्बद बोला जाता है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो प्रयास किए थे, इनकी बेगम जो थी हाजी बेगम ने निर्माण कराया। हाजी बेगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। इसका सही आंसर है असम को उसकी स्थलाकृति के अनूठी स्थलाकृतियों के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में पूर्व का ज्योतिष भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए है संजीव खन्ना, ऑप्शन बी है एन.बी. रमन्ना, ऑप्शन डी है डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी है भूषण रामकृष्ण गवई। देखिए, अभी संजीव खन्ना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन से हैं? 91। ये 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो इनके जगह पर जिनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो रही है वो है भूषण रामकृष्ण गवई। ये आपको 52वें होंगे, 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये आपको 14 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे, जिनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण रामकृष्ण गवई, जो 52वें नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भारोत्तोलन महासंघ है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी है पी.वी. सिंधु, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी है विनेश फोगाट। पी.वी. सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती से, साक्षी मलिक कुश्ती से, मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से। जापान ओलंपिक जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक। इनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में मार्च महीने का जो आईसीसी क्रिकेट से संबंधित है उसका प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन डी है बाबर आजम। इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर द्वारा आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें अच्छी बल्लेबाजी के कारण उन्हें मार्च के लिए जो मार्च महीना है उसके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसे डस्टिलिक कहा जाता है। ये एक छठवां संस्करण है। ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ये 16 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगा। 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। सही आंसर है ऑप्शन बी पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था। कौन सा? माउंट लोबोटोबी। यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी है फिलीपींस में, ऑप्शन डी है म्यांमार में। अभी जो लोटोबोबी है ये सक्रिय होने के कारण चर्चा में था। ये किस देश में स्थित है? ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया में। जो ये प्रशांत महासागर में फायर ऑफ द रिंग है उस पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब